यार मॉर्निंग शिफ्ट के अभी जेई मेन 2022 के 24 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जो सबसे मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, कुछ कुछ वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चन इजी से थे, लेकिन उनमें भी मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए थे। हाँ, बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका मैच दी और विद इट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है यार, गैलेना क्या है सर, किसके साथ अलाइंड है, पीबीएस। स्फेलेराइट क्या है सर, जेडएनएस, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में भी हम इसका जिक्र करते हैं। सिडेराइट मतलब FeCO3 आपका, और कैलामाइन मतलब ZnCO3 हो जाएगा। बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड। एनसीईआरटी से उठा के सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, वैसे क्लास नोट्स में भी हम लिखते ही हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी के साथ भी। यार देखने से भी पता चल रहा है कि NCl3 हम पढ़ते भी हैं रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लोजिव है नेचर में। NCl3 और NBr3 NI3 तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते, एक्सप्लोजिव होना दूर की बात है, मतलब एक्सप्लोजिव ठीक है, लेकिन मतलब एग्जिस्ट तो करें इंडिविजुअली इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में दे रखी है। तो इकलौता जो एग्जिस्ट करेगा, जो स्टेबल है, ठीक है, वो है NF3 आपका, है ना, जो फॉर्म दे रखी है उसी में, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, NF3। नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 CO8, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी यार इसकी, देख लीजिए। हाँ जी, कोबाल्ट के वो बीच में सीधे लिंकेज, और यहाँ पे आपका CO और CO, यहाँ पे CO और CO, और बीच में ब्रिज फॉर्म में इस तरीके से CO और CO। सामने वाले ने क्या पूछा हुआ है आपसे, X इज द नंबर ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, कौन कौन से, ये CO कोबाल्ट के बीच में, ठीक है, बॉन्ड कितने हैं, X की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। बात क्लियर है, ये X है, सामने वाला ये कह रहा है आपसे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है बच्चे ने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। और CO, ठीक है, ये टर्मिनल वाले क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है, कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। CO टर्मिनल वाले, तो 1 2 3 4 5 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, तो x प्लस y की वैल्यू आपकी आ गई 7 मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन मार्शल्स एसिड, ठीक है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, मार्शल्स एसिड है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सर उसकी, SOH, परऑक्सी लिंकेज बीच में आपका, ठीक है, S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। पूछा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ गए आपके, 4। क्लियर है बात, है ना, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट और डाइक्रोमेट के जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसका हमसे डिफरेंस पूछा था। तो इजी था क्वेश्चन। अगर हम देखें तो क्रोमेट क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव, और डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ क्रोमियम की दोनों केस में, यहाँ पर निकालें तो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, और अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो आंसर इज 0। ओके, आंसर इज 0। अगर हम देखें तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, सेम आ रही है, सिर्फ दोनों ये इसका डाइमर ही तो है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें गैलेक्टोज कौन सा एपिमर है ग्लूकोज का, कितना इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज का एपिमर बताना आपको, गैलेक्टोज कौन सा होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है बायोमोलिक्यूल के, जो कि हमें करने ही पड़ते हैं, अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स याद है तो इजी हो जाता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले, OH 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 CHO CH2OH, ये हमारे पास ग्लूकोज का है। और अगर मैं यहां जाऊं तो हमें मिलता है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ये। तो एपिमर होते क्या है बच्चा, एपिमर वो होते हैं जो कि एक कार्बन पे, किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट शो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों में देखूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 4th कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पर 4th कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो गया, ये C4 एपिमर हो गए, मतलब कार्बन 4 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है एंड ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा अगर आपको स्ट्रक्चर याद है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेलामाइन में लोन पेयर्स बताओ। मेलामाइन क्या होता है, पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पता होगा तभी आंसर बता पाएंगे। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है। तो इसमें लोन पेयर बताने हैं, तो लोन पेयर ऑफ कोर्स की बात है नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होंगे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 3 नाइट्रोजन जो रिंग में है उनमें 3 लोन पेयर, जो NH2 में 3 लोन पेयर है उनमें, तो आंसर इज 6। हाँ यार, क्वेश्चन हमारे सामने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और किसके बारे में बात की हुई है, सारी की सारी B2H6 के बारे में बात की हुई है, सब कुछ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6, अबाउट B2H6, ठीक है, B2H6 के बारे में सारी बातें की हुई हैं दरअसल। तो B2H6 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं सर। हाँ जी, B2H6 की स्ट्रक्चर, बीच में क्या है सर, हाँ जी, बीच में अगर बोरोन की तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर है तो हाइड्रोजन की तरफ से हमने इस तरीके से दिखा दिया, हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर है, बोरोन की तरफ से इस तरीके से दिखा दिया, बोरोन की तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर है, हाइड्रोजन की तरफ से इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन प्लेन इज 6, तो हाइड्रोजन इन वन प्लेन इज 6 नहीं यार, ये वाले प्लेनर हैं, ठीक है, ये वाले प्लेनर हैं, लेकिन ये एज अ ब्रिज इस तरीके से है, ठीक है, मतलब ये बोरोन है तो ये हाइड्रोजन बोरोन है, ये हाइड्रोजन इस प्लेन में, लेकिन ये बीच वाले हाइड्रोजन इस तरीके से, तो सिर्फ ये 4 हैं, ठीक है, तो ये 6 बोला हुआ है तो गलत हो गया। ऑल दी BH बॉन्ड्स इन B2H6 आर इक्वल, तो B2H6 में ये वाले BH, ये वाले BH, ये वाली BH, ये वाली BH इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ तो इक्वल है लेकिन ये अलग अलग है, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग है, तो ये वाली बात गलत हो गई। ऑल नहीं है, 4 एक जैसे थे, बाकी अलग है, ठीक है। B2H6 इज लुईस एसिड, तो BH3 अपने आप में भिखारी किस्म का था जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी थी। B2H6 बना BH3 के डाइमराइजेशन से, तो इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी तो यहाँ भी है ऑफ कोर्स, लेकिन पॉइंट क्या है दरअसल कि यार डेफिशिएंसी होने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी तो यहाँ भी है, ठीक है, तो ये सही हो गया अपने आप में, है ना। तो ये भिखारी तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन तो इसको भी चाहिए, क्योंकि देख लो ना, कोई भी बॉन्ड, मतलब ये जो बीच वाले जिस तरीके से बॉन्ड है इनमें थोड़ा ना हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया और सही पूछा था अपने से। B2H6 हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, नहीं मैंने बता दिया कि यार इतना ये प्लेन में, इतना ये प्लेन में, लेकिन ये बीच वाले जो H हैं ये इस तरीके से, ये प्लेन में नहीं है, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई दरअसल, है ना। देखो प्यारे बच्चों, ये जेईई मेन में बहुत ही प्यारा सा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया था। इसमें दिया था एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी तो इन्होंने दे रखी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड। मान लो ऐसी कोई बॉल है, ठीक है, इस सरफेस पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्शन तो होगा ही, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन्होंने दिया था 0.5। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन इट स्टॉप्स। तो देखो जब ये इस साइड जाएगी तो हमें पता है फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो अगर ये ऐसे जा रही है तो देयर विल बी फ्रिक्शन दैट विल ट्राई टू अपोज द मोशन, और हमें पता है अगर स्लिपिंग हो रही है तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन म्यू इनटू n होता है। अगर इसका मास बाई चांस mg होगा तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो n होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो n विल बी इक्वल टू mg होगा, और यहाँ से फ्रिक्शन आ गया भैया हमारा म्यू mg, ठीक है। तो एक्सेलरेशन या आप बोल सकते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड है राइट और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्ट, सो इट विल बी म्यू जी ओनली। अब म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है 0.5 और जी की वैल्यू होती है 9.8, हमें सबको पता है, ठीक है। तो अभी तो इसको चाहे म्यू ही रखो, ठीक है, कट के आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली ये रिटार्ड होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर पूछा है जब ये स्टॉप हो जा रहा है तो आपको दिख रहा है ये रिटार्ड हो रही है, तो यहाँ कहीं पर आके इसकी स्पीड हो जाएगी 0 बिकॉज रिटार्डेशन इज देयर। पूछ रहा है ये जब तक स्टॉप होती है तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, तो यहाँ पर हमें u दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है, रिटार्डेशन दिख रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इन चारों चीज़ों को देखकर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे दिमाग में चौथा ही आता है। तो चौथा क्या होता है, चौथा होता है आपका v² u² प्लस 2ad। फाइनल वेलोसिटी दिख रही है 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है 9.8 है प्लस 2a। अब यहाँ पर चूंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए आप इसको माइनस साइन के साथ रखेंगे, हो जाएगा 9.8 म्यू, ओके।
ये 9.8 म्यू ही तो है, तो ये, और यहाँ पर आप माइनस साइन भी लगाएंगे क्योंकि दिस इज रिटार्डेशन, तो यहाँ पर माइनस लगा लिया, यहाँ पर डी हुआ। फिर थोड़ा सा और सॉल्व किए हम तो हमें पता चला 9.8 म्यू डी 9.8 स्क्वायर, एक 9.8 से एक 9.8 कट गया और डी की वैल्यू आ गई 9.8 बाई 2 म्यू, ठीक है। और म्यू की वैल्यू है कितनी 0.5, तो 2 म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर, ठीक है। ये इतने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। उसके अलावा अगर हम एक और क्वेश्चन आया था, इसका डेरिवेशन भी होता है, इजी सा डेरिवेशन होता है, ठीक है, बट हम डेरिवेशन ना करके इसमें क्या होता है, 2 बबल्स होते हैं, सोप बबल होते हैं, हमें पता है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 40/R होता है, ठीक है। एक तो ये मेथड है कि आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ का प्रेशर लिखें, फिर यहाँ का प्रेशर और बाहर आएंगे तो वो एक डेरिवेशन हो जाता है, ठीक है। बट अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है तो ये जो कॉमन सरफेस होता है दोनों बबल्स का, उसका रेडियस अगर हम RC मान लें तो RC हमारा आ जाता है 1/RC इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला होता है हमारे कॉमन रेडियस का। तो R1 अगर आप देखें तो R1 कितना है, R1 है 4, इट इज़ 5, सो यहाँ से अगर आप इसको LCM लेते हैं तो 20 हो जाएगा, 5 माइनस 4, तो 1/RC विल बी 1/20, सो RC विल बी 20 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम दिया है अल्टरनेटिंग करंट से, है ना। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसका L हमें पता है, दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है, दैट इज 200 हेनरी, और VRMS हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स 200 वोल्ट, और जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, वो गिवन है। IRMS बताना है, सो वी नो दैट द फॉर्मूला इज, IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज VRMS, ठीक है ना। सो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, क्या लिखूंगा, IRMS इक्वल्स टू में VRMS अपॉन में XL, ठीक है। सो XL की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए, XL कितना आएगा अगर हम देखें तो XL इज ओमेगा L, और ओमेगा हम जानते हैं दैट इज 2πf मल्टीप्लाई में L, ठीक है। XL की वैल्यू दैट मीन्स 2π एज इट इज, फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है विच इज 50 हर्ट्ज, ठीक है, और L की जो वैल्यू है दैट इज 200 हेनरी। सो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज 20,000 पाई हेनरी, दिस इज 20,000 पाई हेनरी, ओके। अब हम इसमें इसको पुट कर देते हैं, VRMS हमें ऑलरेडी पता है विच इज 220 वोल्ट, सो IRMS हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 220 अपॉन में 20,000 पाई, दैट मीन्स 20,000, सो कैन आई राइट दिस इज 10⁻³ 20 पाई और 10⁻, जो 1000 था नीचे उसको मैं ऊपर ले गया, दैट इज 10⁻³ एम्पियर, करेक्ट। सो फाइनली इसको हम IRMS कितना आ गया, दैट मीन्स 11 अपॉन में पाई मिली एम्पियर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IRMS, ओके। सो अनदर प्रॉब्लम इज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रॉब्लम भी आसान है, आपने देखा पिछला क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट से, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन से है, ठीक है। क्या कहा है इसमें, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। रेंज हमें बतानी है, सो रेंज बतानी है, ठीक है। सो हम जानते हैं रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज u² sin 2θ अपॉन में g, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं बस, और तो कुछ इसमें करना ही नहीं है। u की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर साइन 2θ, थीटा इज 30, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री, और अपॉन में 20, सो ये तो चला जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बिकम रूट में, एक 10 से 10 चला गया, दिस विल बिकम √3 मल्टीप्लाई में 10/2, दैट मीन्स R इक्वल्स टू 5√3 मीटर, सो द रेंज इज 5√3 मीटर, ओके। चलो तो आगे अपन क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें अपन को बोला हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 491 नैनोमीटर इज 0.410 वोल्ट। नाउ द वेवलेंथ इज चेंज्ड टू न्यू वैल्यू एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 1.02 वोल्ट, देन न्यू लैम्डा विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास,
ये अपने पास मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन को एक बात पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, जो मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलता है, दैट इज हाफ mv²। अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई होता है, एंड वी कैन राइट दिस फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ c बाई लेमडा। तो आई कैन राइट दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय लेमडा माइनस फाई। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेट होती है, E इंटू वी नोट। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है किस किस की, स्टॉपिंग पोटेंशियल और अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोनों सेम होती है। जैसे मान लो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने पास 5 वोल्ट है, तो अपने पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बात है ना, इस तरीके से होती है। तो अपन को गिवन है इनिशियली, ठीक है, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 बोल देते हैं अपन इसको, और इसको अपन बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन ने क्या किया है, लेमडा को चेंज कर दिया, वेवलेंथ चेंज कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड के लिए अपन क्या कर लेते हैं, लेमडा 2 माइनस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ई वी नॉट 2, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अपन को वी नॉट 1 और वी नॉट 2 की वैल्यू अपन को गिवन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं अपन, तो अपने पास देखो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इक्वल टू बन गया अपने पास कितना, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी को कॉमन निकाल लेते हैं, दैट विल बी 1 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 1। अब इसमें किस किस की वैल्यू अपन को गिवन है, देखो एच सी की वैल्यू अपन को पता है, दैट इज 12400, जो कि अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और 1 बाई लेमडा 1 बाई लेमडा 2 की वैल्यू अपन को, लेमडा 2 की वैल्यू अपन को नहीं पता, ठीक है ना, ये अपन को पता करना है। और इसकी वैल्यू अपन को पता है, दैट इज 491 नैनोमीटर, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी अपन को पता है, दैट इज 1.02 वोल्ट, और इसकी वैल्यू भी अपन को पता है, दैट इज 0.410 वोल्ट। तो इक्वेशन में अपन को सबकी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट लेमडा 2, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, लेमडा 2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक बात। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन देखो, एक कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है, ठीक है, बोला गया है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वाज 25% ऑफ एट 27 डिग्री, है ना, व्हाट विल बी द टेम्परेचर टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 100% मोर। यहाँ पे अपने पास व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, है ना, यहाँ पे अपने पास ऑफ सोर्स और था, मतलब सोर्स का टेम्परेचर जो था वो कितना इंक्रीज कर दें ताकि अपने पास एफिशिएंसी कितना हो जाए, 100%। एज जैसे हमको स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से सोर्स का टेम्परेचर पूछा गया था, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कि अपने पास जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल की, दैट इज T1 डिवाइड बाय T2, इनिशियली कितना गिवन है, 25%, मतलब 1/4, और T1 की वैल्यू अपन को गिवन है कितना, अभी अपन ऐसे कर लेते हैं, T1 को T1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ से अपने पास T1 डिवाइड बाई T2 हो जाएगा 3/4, तो T2 देखो कितना आ गया अपने पास, 4/3 इंटू T1, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को 100% इंक्रीमेंट करना है ना, इसका मतलब जो 25% थी अब ये 50% हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो जब 50% एफिशिएंसी हो जाएगी तो अपने पास T1 डिवाइड बाय T2 डैश, सिंक के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है ना, दिस टेम्परेचर इज ऑफ सिंक टेम्परेचर, है ना, क्योंकि अपन को सोर्स का पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो सिंक का ही होगा, ठीक है। तो T माइनस 1/T2 डैश इज इक्वल्स टू 50% करनी है, मतलब 1/2 कर देना है अपन को। तो यहाँ से अपने पास देखो T1 डिवाइड बाय T2 डैश इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 1/2। तो यहाँ से अपने पास जो T2 डैश है दैट विल बी 2T1। तो अपन को कितना इंक्रीज करना है टेम्परेचर को, लेट्स से डेल्टा T2 दैट इज T2 डैश माइनस ऑफ T2। तो T2 डैश कितना है अपने पास, 2T1 माइनस ऑफ 4/3 T1। तो यहाँ से अपने पास देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो दैट विल बी 2/3 T1, और T1 की वैल्यू अपन को दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2/3 इंटू 300। तो यहाँ से अपने पास हो गया 200 केल्विन।
तो अपने पास केल्विन में बोलो या डिग्री सेंटीग्रेड में बोलो, ठीक है। तो अपने पास टेम्परेचर चेंज कितना करना पड़ेगा सोर्स का, 200 केल्विन से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले बॉल को ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, और वो यहाँ से वापस से जब पलट के आएगी तो ये कितना टाइम लेती है, ये लेती है 6 सेकेंड, ठीक है। और फिर बोला गया कि जब उसको डायरेक्टली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है तो वो जब बॉटम पे पहुंचेगी, ग्राउंड पे पहुंचेगी, तो उसमें टाइम लेती है 3/2 सेकेंड। तो उसने बोला है कि जब इसको ड्रॉप किया जाएगा, है ना, तो ये ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लेगी, ये पूछा गया है, ठीक बात है। तो अपने पास दो इक्वेशन कैसे बननी चाहिए, देखो यहां से बना लेते हैं। इसमें इनिशियल प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो इक्वेशन यहां पे क्या लगाएंगे, s = ut + ½ at² विद डायरेक्शन। तो s अपने पास कितना है, -h = u v × t -½ gt²। माइनस क्यों, क्योंकि g अपने पास डाउनवर्ड है, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन अपन लगाएंगे यहाँ पे। अब सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो या फिर अपन को सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ले ले या फिर डायरेक्शन के साथ ही ले लेते हैं। तो -h = -v × t -½ gt²। तो जब अपन इसको देखेंगे तो अपने पास बचेगा ये h = vt + ½ gt²। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसको T1 T2 कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में T1, सेकंड वाले में T2। तो अपने पास T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू पता है अपन को, और दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ठीक है। V भी नहीं पता और H भी नहीं पता। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके अपन H की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो VT कट जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। अब अपन को चाहिए क्या, यहां से टाइम चाहिए ना अपन को, जब ड्रॉप किया, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहां से अपने पास क्या लगाएंगे, h = 0 + ½ gt²। तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशन से h की वैल्यू आएगी तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। देखो कितनी आ जाएगी, 2h/g, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। अभी जैसे मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले थे जेईई मेंस जो भी हुआ है 24 शिफ्ट 1 वाले, तो उसमें पहला क्वेश्चन है अपना वेक्टर 3D वाला। वेक्टर 3D में सेम टाइप का मैंने जब अपना वन शॉट बनाया था ना, तो उसमें सेम कंसेप्ट एक लिया था, मतलब इस फैमिली ऑफ प्लेन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास। तो फैमिली ऑफ प्लेन में क्या करते हैं, पहले दोनों प्लेन P1 + λ P2 = 0 करते हैं। तो P1 कितना आ जाएगा ना, x + 2y + 3z - 2 और प्लस लैम्डा टाइम्स x - y + z - 3 = 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, 1 + लैम्डा आ जाएगा, y के मल्टीपल में कितना आ जाएगा ना, 2 - का लैम्डा आ जाएगा, और 3 z के मल्टीपल में कितना आ जाएगा ना, z के मल्टीपल में 3 प्लस का लैम्डा आ जाएगा, और -2 - का 3 लैम्डा = 0। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एक अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए क्या दिया कि इस फिक्स्ड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2, तो डिस्टेंस निकालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 + 3 लैम्डा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 - का लैम्डा, और -1 से तो -3 - लैम्डा, -2 - का 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ना बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर, तो 1 + λ² + 2 लैम्डा, और फिर 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर, 4 + λ² - का 4 लैम्डा, और प्लस का 9 + λ² प्लस का 6 लैम्डा = कितना है अपने पास 2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। मोड लगाते हैं वैसे अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, मोड, ठीक है। तो ये 3 लैम्डा से आपका 3 लैम्डा कैंसिल आउट, -2 से ये +2 कैंसिल आउट, ये -3 से +3 कैंसिल आउट, ये माइनस का 2 लैम्डा बाहर कितना आएगा, 2 लैम्डा ही बाहर आया है ना, 2 लैम्डा अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इधर कितना आ जाएगा ना 3 λ² ये कितना आ जाएगा ना, ये λ², 3 λ², और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 2 8
तो यहाँ पे बचेगा 4, तो प्लस का 4 लैम्डा, और क्योंकि ये 6 प्लस का आ गया, ये प्लस का 8, तो यहाँ पे 4 बच गया ना, और ये कितना आ जाएगा ना 13 और 1 14, तो प्लस का 14, ठीक है। और 3 लैम्डा से 3 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, और लैम्डा का वैल्यू कितना गया माइनस का 7/2 आ गया। बस इस लैम्डा का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो एक क्वेश्चन था वेक्टर 3D वाला, और बनने लायक था क्वेश्चन, ऐसे सेम क्वेश्चन अपने खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलो एक और देखो, नेक्स्ट फंक्शन से पूछा था, मिनिमम वैल्यू निकालना पूछा था इसका। तो पहले तो इसको थोड़ा सा एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर भी +1, तो मैंने +1 किया -1 किया, तो एक तो लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये कितना बन के आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू बन के आ गया 1 माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक वेरिएबल बचा। अब आराम से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। 1 अपॉन करूँ मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा ना, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। और अगर मैं -2 कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो साइन चेंज करके -2 आ जाएगा, और इसमें +1 ऐड करना है दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, -1। काफ़ी इजी क्वेश्चंस था यार ये वाला, तो है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी वाले पे आ गया। ठीक है, एक और देते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स अल्फा कोमा बीटा ऑफ इक्वेशन, यार ये तो क्वाड्रेटिक का बहुत ही क्या बोलते हैं ना, पैटर्न टाइप क्वेश्चंस है। 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, 15 दिया हुआ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं, अगर इसको ऐसा लिख सकता ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या फिर इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, 15 अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो यार। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -λ/3, तो -λ/3 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई का 9 माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्ल ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, -1/3 इज इक्वल टू 15 टाइम्स 1 का स्क्वायर, तो 1/9। सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये 6 डिवाइडेड बाई का 9 इज इक्वल टू 15/9। ये कैंसिल आउट, तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 9, तो लैम्डा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे अपन, +-3 कोई ना कोई यूज करेंगे। लैम्डा अननोन था, उसका वैल्यू निकल के आ गया। अब तो सिंपली कैलकुलेशन बचा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा इसका अगर रूट है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यार कौन सा फॉर्मूला यूज करे जल्दी आ जाए, सम वाला यूज करो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा ना, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू कितना, आप अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पहले लैम्डा की फॉर्म में पुट कर दो आप, तो कितना आएगा, -λ/3, तो माइनस का लैम्डा क्यूब बाई 27 माइनस का 3 इंटू माइनस का 1/3 और माइनस का λ/3, तो आ जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब बाई का 27 माइनस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस, तो ये कैंसिल आउट, माइनस बचेगा, और माइनस का लैम्डा बाई का 3। लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा ना, अगर 3 पुट करते हैं तो आएगा -2, और -3 पुट करते हैं तो आएगा +2। लेकिन कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अपन को तो स्क्वायर निकालना है इसका, तो स्क्वायर करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर करोगे तो वो तो 4 ही आएगा ना, फिर 6 से मल्टीपल करना है, फिर क्या करना है, 6 से मल्टीपल करना है, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यार इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये मेरे को अभी तक क्वेश्चंस मिले थे। हेलो बच्चों, देखो 24 शिफ्ट में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड अपन डिस्कस करते हैं। एक बच्चे से पता चला कि भाई इस तरह का एक्सप्रेशन था, एमआर का क्वेश्चन है, बेहद आसान होता है, जनरली आप लोगों ने कर लिया होगा। कुछ इस तरह के उसने ऑप्शन बताए कि भाई किसके इक्विवेलेंट है, आपको वो मार्क करना है।
तो पहली चीज़ तो अपन एक काम कर लेते हैं, है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली, है ना। हर जो इम्प्लीकेशन का साइन है उसको यूनियन और इंटरसेक्शन में आप ब्रेक कर लो, फिर आप वेन डायग्राम के थ्रू बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे कि इसको आप ब्रेक करोगे ना तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू लिखोगे, इंटरसेक्शन, एंड इसको जब ब्रेक करोगे तो पहले इधर जो होता है उसके आगे नेगेशन लगाओगे, तो नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देख रहे हो कि भाई ये चीज़ नेगेशन यहाँ पे भी, तो अपन नेगेशन कॉमन निकाल सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी, बोलो ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जितना सिंपलेस्ट हो सकता है ना उतना हम कोशिश कर रहे हैं सिंपल करने। इससे भी अगर मैं नेगेशन कॉमन ले लेता हूँ तो पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि हम बताते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में जो भी स्टेटमेंट होते हैं हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं विद द सेट, जो कि अपन सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये P है और ये Q है, ठीक है, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, फटाक से आपको नंबरिंग करने से आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। जैसे ये बोल रहा है P होना चाहिए एंड Q नहीं होना चाहिए, तो साफ साफ बोल रहा है कि जो हमने एक नंबर से रीजन डिफाइन कर रखा है बेसिकली उसी रीजन को ये डिनोट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक नंबर, बट एक का नेगेशन आप कर दोगे तो बचे कौन, 2 3 4, तो ये पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंट करेगा 2 3 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही Q इंटरसेक्शन P करोगे तो ये वाला एरिया बना 2 नंबर वाला, बट इसको छोड़ना है तो 1 3 4 बन जाएगा। तो इस पूरे का अगर अपन देखें तो 1 3 4, बट बीच में इंटरसेक्शन है तो इसमें आप देख लो कॉमन कौन मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है ना, और एक हमारा 4 मिल रहा है, तो 3 4, ठीक है। और 3 और 4 जो है वो बेसिकली किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप ध्यान से सोचोगे, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई नंबरिंग से आप स्टेटमेंट पे कमिट कर सकते हो। दूसरा, आप स्टेटमेंट की भी ये चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 3 4 के हिसाब से देखें तो 3 तो हमारा ये बता रहा है और 4 हमारा ये बता रहा है, तो बेसिकली अल्टीमेटली छूट क्या गया, छूटा तो कौन, P छूटा ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, P नहीं होना चाहिए। तो ये जो रीज़न है वो इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन ऑफ P, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, D, ठीक है। और मान लो और चेक करना है, वैसे तो सिंगल करेक्ट होता है। नेगेशन ऑफ Q का क्या मतलब हो गया कि 1 और 4, ऐसा तो कुछ वहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। टोटोलॉजी तो 1 2 3 4 होना चाहिए था, वो भी गया। एंड उसके बाद में इसका आप सब दिख रहा है कि ये P या फिर Q0, अगर मान इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नेगेशन कॉमन लेने का, नेगेशन ऑफ P एंड Q होना चाहिए, ओनली Q का नेगेशन, ओनली Q का मतलब होता है 3, और 3 का नेगेशन करोगे तो 1 2 4 आएगा, बट हमें 3 और 4 मिला है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला है कि फाइंड रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाई 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताना है। जनरली इस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम जनता ने करा ही होगा। तो सॉल्यूशन में अगर अपन देखें तो 3 टू द पावर ये दे रखा है ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी उसको अपन 10 के करीब लेके आएँ, जिससे कि अपन जब बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से अपन कमिट कर सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो 3 को 10 के पास लाने के लिए हमें ऑफकोर्स 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, और स्क्वायर जब करोगे 2 मैंने इससे चुरा लिया तो बनेगा 1011, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इस 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 टू द पावर 1011, एंड इसको फिर बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू 1011C0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा टोटल, यही, ठीक है। मैं 1 2 टर्म लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना बीच में, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले टर्म चलेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा कितना 1011C1, और 10 की पावर में कितना आ जाएगा 1001010, एंड प्लस आगे चलते चले जाएंगे, है ना। अब आप ध्यान से सोचो, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हम लिखेंगे 1011C1 क्यों 1011C ये वाला, है ना। और तो पहले वाले की पावर क्या होता है, फाइनल ये हम घटाते हैं ना, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 1 आ जाएगा, एंड जो रिमेनिंग है जैसे कि -1 है, -1 की पावर में ये आएगा, और ये टर्म इवन है तो ये प्लस का ही टर्म होगा, इसमें तो कोई मतलब कोई कन्फ्यूजन है नहीं। अगला जो टर्म आएगा 1011C 1011, और यहाँ पे 10 की पावर 0 बनेगा, जो भी यहाँ पे लिखा हो वो सारा का सारा -1 की पावर चला जाएगा, जो कि ऑफकोर्स ऑड है तो ये -1 बनेगा। अब आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की बात करें तो हर एक नंबर में 10 निकल आएगा, मतलब हर एक नंबर में 10 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, साक्षात बोल रहा है कि हाँ 10 हम पड़े हुए हैं, और जब 10 पड़ा हुआ तो ऑब्वियस बात है उसमें 5 भी मिल जाएगा, क्योंकि 10 को आप 5 × 2 में तोड़ सकते हो,
तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है वो कुछ 10 टाइम्स ऑफ इंटीजर होंगे और माइनस का वो लास्ट में कितना बना 1 बचा है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या मतलब है, मुझे 10 से तो कोई मतलब है ही नहीं, मुझे तो अल्टीमेटली किससे मतलब, मुझे 5 के टाइप्स मतलब देखना है कि 5 से डिवाइड करने के बाद कितना वो बन रहा है। तो मैं इस 10 के को ना और तोड़ देता हूँ कि 5 के -1 टाइप का ये नंबर है। ठीक है, अब जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइडर नेगेटिव में बता नहीं सकता, तो एक 5 इससे चुरा लिया तो 5 के डैश प्लस 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर किस टाइप का है तो ये 5 के संदर्भ में तो ये हो जाएगा 5 के डैश प्लस 4 और के डैश ऑफकोर्स एक इंटीजर ही होगा। तो जब डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर ऑफकोर्स बच जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और देखें यहाँ पे, ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं, हमारी सीट और डीपीपी में इस तरह के भर भर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बार अपन जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक फंक्शन इस तरीके से दे दिया इन्होंने और आगे जाके कुछ कुछ पूछ रहा है। ऑफकोर्स मेमोरी बेस से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो तो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक फील आ जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। तो हमारे पास एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये है। अगर हम थोड़ा गौर से इसको देखें तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा साइन थीटा प्लस, अच्छा ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो कॉस थीटा यहाँ क्या कर रहा है, बाहर निकालो इसको, कॉस थीटा बाहर निकलाया। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो एफ ऑफ थीटा डी एफ ऑफ टी डी टी -π/2 से +π/2 इंटीग्रेट हो रहा है, तो जो भी एफ टी होगा उसका इंटीग्रेट होगा फिक्स से फिक्स जा रहा है तो ऑफकोर्स एक कांस्टेंट ही आ जाएगा, अलजेब्रिक एरिया आएगा जो कि कुछ कांस्टेंट ही होगा। लेट अस से कि वो लैम्डा है। ठीक है, अच्छा हमने लैम्डा किसको लेट किया है, जरा हम इस तरफ लिख भी देते हैं, लेट लैम्डा इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 और एफ ऑफ टी डी टी। सही है, ये हमने लिख दिया। अब अच्छा एफ थीटा हमने ये एज्यूम कर लिया तो एफ ऑफ टी बहुत ही इजीली आप ये बोल सकते हो कि ये हो जाएगा कितना साइन ऑफ टी प्लस लैम्डा टाइम कॉस ऑफ टी। अब उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया तो लैम्डा इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 और एफ ऑफ टी की जगह मैंने अगेन ये रख दिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टी प्लस लैम्डा टाइम्स कॉस ऑफ टी। ठीक है, और डी टी। बोलो ये बात समझ में आ गई है ना। अब देखो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, आपको पता है कि -a से a में इंटीग्रेट हो रहा है, आप इसको सेपरेट कर लो चाहे तो, है ना। अगली स्टेप में इसको सेपरेट कर दो, -π/2 से +π/2 साइन ऑफ टी डी टी प्लस लैम्डा टाइम्स -π/2 से +π/2 कॉस ऑफ टी डी टी। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो साइन एक और फंक्शन -π/2 से +π/2 बोल रखा है ना, -a से a है तो इसका एरिया तो कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा कॉस टी जो होता है -π/2 से +π/2 आपको पता है कॉस का ग्राफ है ना, कॉस का ग्राफ आपको पता ही है कि भाई इस तरीके से रहता है -π/2 से +π/2 में। और ये भी हमने बहुत बार कैलकुलेट कर रखा है कि 0 से π/2 में अगर साइन टी कॉस टी की हम एरिया निकालें इंटीग्रेट करके तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो बेसिकली ये -π/2 से +π/2 इसको मैं ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 कॉस टी डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब 0 से π/2 कॉस टी डी टी आप लिखोगे है ना, तो अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो जाएगी 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा आपको कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा और यहाँ से क्या दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। लैम्डा 0 आ गया मतलब एफ ऑफ थीटा जो है ना वो हमारा साइन थीटा, अरे समझे कि नहीं समझे, ये तो 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि 0 से π/2 में एफ ऑफ थीटा पे मॉड फिर डी थीटा, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो देखो कितना आ जाएगा साइन ऑफ थीटा पे मॉड और डी थीटा, और इंटरवल भी 0 से π/2 लिया। अब जरा खुद सोचो, इतना तो आपने ही पढ़ रखा है 0 से π/2 साइन जो है पॉजिटिव ही होता है तो मॉड लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो हटा दिया। तो साइन थीटा को 0 से π/2 में तो आप इंटीग्रेट करके रखते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है अपने को दिया हुआ कि एस की वैल्यू इन थीटा में से है, मतलब एस का ये दिया हुआ है कि थीटा और थीटा के लिए कंडीशन दे रखी है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये दोनों कंडीशन है ना, एन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन साइन थीटा
प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो सकता है बहुत सा बच्चा यहाँ से साइन थीटा को कैंसिल आउट करके फिर सॉल्व कर लेगा, बट जब साइन थीटा को आप कैंसिल आउट कर लोगे तो कुछ सॉल्यूशन आप मिस कर सकते हो। तो पहले आप क्या कर लो, इधर लेके साइन थीटा को कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो इधर क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, शॉर्ट में लिख लेता हूँ साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस माइनस 2 कॉस इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये टर्म 0 हो जाए या फिर ये टर्म 0 हो जाए, तो ये टर्म आपकी 0 हो गई तो साइन थीटा आपका 0 हो गया। तो साइन थीटा 0 कहाँ पे हो सकता है, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा आपका माइनस पाई पे, 0 पे और पाई पे, ये 3 जगह 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू। अब दूसरी टर्म को 0 करना है तो दूसरा आपका है साइन अपॉन, इसमें एलसीएम ले लो कॉस, तो आपका कॉस एलसीएम आएगा साइन प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये साइन में आप इक्वेशन बना सकते हो, इसको 0 में भेज दो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 बाहर कॉमन था आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके साइन स्क्वायर इक्वल टू दिस हो गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो साइन की 2 वैल्यू मिलेगी, या तो साइन आपका शायद प्लस 1 हो जाए और या फिर साइन हो जाए सॉरी माइनस 1 या फिर 1/2 है ना, 1/2 1/4 1/2 प्लस 1/2 हाँ 0, 2 वैल्यू मिल गई। अब देखो ये वाला आंसर आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि जब साइन थीटा -1 हो गया आपका, इट्स मीन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/2 हो गया। इसने देखो यहाँ पे रिजेक्ट करा हुआ है कि प्लस माइनस π/2 इंक्लूड नहीं है इस रेंज में, ठीक है। तो ये वाला आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन बचा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ से लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो आपका थीटा क्या क्या मिल जाएगा उस रेंज में, -π से π की रेंज में यहाँ पे बोला था, तो उसके बीच में आपको मिलेगा π/6 कॉमा 5π/6, ये 2 रिजल्ट आपको मिलेंगे थीटा के, ठीक है। और यहाँ से आपको थीटा की 3 वैल्यू मिली थी, थीटा इक्वल टू -π, 0 और π, क्लियर। अब देखो, अब आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है t इक्वल टू समीशन ऑफ कॉस थीटा। तो t इक्वल टू समीशन ऑफ कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या क्या है, पहले ये 5 वैल्यूज है, -π पुट करोगे तो क्या बनेगा cos -2π प्लस cos 0 प्लस cos 2π प्लस cos 2, यहाँ पे ध्यान रखना 2 इंटू π/6 है ना थीटा, प्लस cos इंटू 2 इंटू 5π/6, ठीक है डियर। तो यहाँ पे ये क्या बन गया cos 2π, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये अगेन 1 बन गया, ये आपका π/3 होगा, तो π/3 होता है 1/2, ये हो जाएगा आपका 5π/3 है ना। तो 5π/3 क्या हो जाएगा आपका, 5π/3 हो जाएगा पाई माइनस, हाँ तो ये भी आपका कॉस आपका बन जाएगा 5π/3, हाँ 5π/3 बन जाएगा आपका, जिसको आप लिख सकते हो cos 2π माइनस π/3, जो कि आपका अगेन पॉजिटिव होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसका समीशन आपके पास हो गया 4, 1 2 3 और 1 ये हो गया आपका, तो 4 ये बन गया। बट आपको ओनली 4 ये नहीं पूछा था, आपको t प्लस था नंबर ऑफ n ऑफ s बोला हुआ था, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s कितने थे, ये 2 ये और 3 ये, तो टोटल आपके 5 एलिमेंट और थे, तो 5 और ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 रेज टू पावर साइन एक्स प्लस 81 रेज टू पावर कोस एक्स इक्वल्स टू 9। तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए 0 से π/2 में, ठीक है। तो हम कोस स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 81 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 9। तो यदि यहाँ से हम 81 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स को t माने, तो ये जो अपनी इक्वेशन है ये बन जाएगी t प्लस 81/t इक्वल्स टू 9, ठीक है। और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं जो t की जो वैल्यू है वो यहाँ से ग्रेटर देन जीरो ही होगी। तो यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 81 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये क्वालिटी की इक्वेशन मिल गई हमें टी में,
और यहाँ पे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट डी यदि हम चेक करें तो ये आ गया 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 81, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है वो पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है ना। तो इसका यहाँ से कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो जब टी रियल नंबर है तभी इसका कोई रियल रूट नहीं आ रहा, तो जब टी ग्रेटर देन 0 होगा तब भी इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछे हैं तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 0। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऑब्जर्व करो कि x के मल्टीप्लिकेशन में हर एक ब्रैकेट में क्या है और ये कितने ब्रैकेट्स है। सबसे पहले 1 है, फिर है 2, फिर है 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करके है 2 रेज़ टू द पावर 20। तो आपको पता चलेगा कि ये 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1 से लेकर 2 रेज़ टू द पावर 20 तक है, यानी 21 टर्म्स है। मतलब दिस इज ए 21 डिग्री पॉलिनोमियल। और अगर ये 21 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कि मान लीजिए x+1, x+2, x+3, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसमें अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो आपको पता है सिंपली 1 + 2 + 3 आएगा, यानी कि कितना आएगा 6। बिल्कुल वैसे ही इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 क्या आएगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 आ जाएगा 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब एंड सो ऑन टिल 2 रेज़ टू द पावर 20। कैसे, सोचो ज़रा कि x की पावर 20 कैसे बनेगा। जब मैं इनमें से इन 21 ब्रैकेट्स में से 20 ब्रैकेट्स में तो लूँ x और एक ब्रैकेट से ले लूँ 1, तो हर एक कोफिशिएंट एक बार आ जाएगा और उन सब का आप सम कर दोगे तो एक जीपी है। जीपी की 21 टर्म्स है जिसका कॉमन रेशियो 2 है और फर्स्ट टर्म 1 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1। a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 21, राइट। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 21 माइनस का 1। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पाओगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,6 एंड टचिंग y = x² एट 2,4 इज। तो सबसे पहले हम y = x² जो पैराबोला है उसकी 2,4 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका dy/dx क्या बनेगा, dy/dx बनेगा 2x और ये पॉइंट 2,4 पे कितना हो जाएगा 4। तो क्या हमारे पास इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y - 4 = स्लोप है 4 टाइम्स x - 2। पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको आप एक साइड ले जाके लिख दो तो ये हो जाएगा 4x - y एंड -8 + 4 हो जाएगा -4 = 0। अब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का कंसेप्ट लगाते हैं कि वो सर्कल जो कि इस लाइन को पॉइंट 2,4 पे टच कर रहा हो क्या आती है। आप ऐसा सर्कल बनाओ पॉइंट सर्कल जिसका सेंटर 2,4 हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ये टेंजेंट की इक्वेशन जो कि है 4x - y - 4 = 0। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हिंट दे रखा है कि दिस सर्कल पासेस टू 0,6, तो 0,6 सेटिस्फाई करा देते हैं। दैट इज 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 4 × 0 - 6 - 4 = 0। ये हो गया 4 + 2 × 4 एंड लैम्डा टाइम्स हो गया माइनस का 10 लैम्डा = 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8/10 दैट इज 4/5। और जैसे ये 4/5 आप यहाँ पे पुट करोगे तो सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी क्या, इसको हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं x² - 4x + 4 प्लस ये हो जाएगा y² माइनस का y² - 4 × 8y प्लस का 16 और फाइनली हो जाएगा प्लस का 4/5 टाइम्स 4x - y - 4 = 0। आप चाहे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म एक जगह ला के लिख दो तो इक्वेशन बन जाएगी x² + y²। x का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से -4 और यहाँ से आएगा 16/5, तो ये हो जाएगा -4/5x। y का जो कोफिशिएंट आएगा यहाँ से -8 और यहाँ से आएगा -4/5, तो ये हो जाएगा -44/5y और कांस्टेंट टर्म 16 + 4 20 एंड 20 - 16/5
दैट इज हो जाएगा 100 माइनस 16/5 दैट इज प्लस का 84/5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी।